हम यहाँ खड़े हुए अभी पसीना निकल रहा है और राजीव मेरे सहयोगी वो आज स्टूडियो में बैठे हैं। राजीव, मजा आ रहा होगा कि हाँ आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया, हम बहुत ग्राउंड पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं, हमने बहुत पसीना बहाया। आज संदीप चौधरी को पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन में ये जो 15 दिन का लगना और योगी आदित्यनाथ परसों दिल्ली जाते हैं, कल का घटनाक्रम तफसील से बताया ही अशोक तिवारी ने, तो पेच कहीं ना कहीं इस बहुमत में भी एक सामंजस्य, एक समन्वय बनाना, ये भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है क्या बीजेपी के लिए? देखिए संदीप, मैं स्टूडियो में हूं और आप इकाना स्टेडियम में हैं, तो अभी जो 5 घंटे के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होना है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में चल रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले खबरें ब्रेक करना तकरीबन असंभव सा होता जा रहा है, क्योंकि किसी को कोई भनक लगती नहीं है जब तक वो चाहते नहीं है। अब ये फैसला बहुत लोगों के बीच में तो लिया नहीं जाता, फैसला 2-4 लोगों के बीच में होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितने भी संभावित मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, इसमें से 4-5 मंत्रियों को इन लोगों को मैंने फोन किया है और वो बार बार अब तो वो इरिटेट भी होने लगे हैं और कह रहे हैं अभी तक फोन नहीं आया, अभी तक फोन नहीं आया। दरअसल होता क्या है कि आपको 12 बजे तक, अगर 5 बजे शपथ ग्रहण है तो 12 बजे तक उन लोगों को फोन कर दिया जाता है। जैसे पिछली बार मैं बताऊं, एक मंत्री बीजेपी के कार्यालय में घूम रहे थे, उनको फोन आया तो उन्होंने सोचा कि मिलने के लिए जाना है, तो उन्होंने कई लोगों से कहा कि अरे बंसल जी का फोन आया था, तो लोगों ने उनसे कहा कि पहले जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो, हो सकता है शपथ ग्रहण करना हो। तो इस तरह की चीजें हुई, पिछली बार ऐसा हुआ। तो इस बार भी अब देखिए 12 बजने का इंतजार सब लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, हम जो कयास लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से हम पत्रकार भी और नेता लोग आपस में भी बहुत सारे समीकरण से अपने नाम को वहां फिट करने नहीं, वो जैसे मेरे यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं राजीव, नेताओं के भी पसीने छूट रहे होंगे, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। अरे मेरे पास भी फोन आएगा क्या? लैंडलाइन नंबर कोई मिस नहीं करने वाला है बीजेपी का विधायक। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन जो नेता मंत्री बनेंगे, क्या मंत्री बनेंगे, उनको कौन सा ओहदा दिया जाएगा, इससे ज्यादा उनके समर्थक कपड़ा पहन के सुबह से बैठे हुए हैं। शपथ ग्रहण का उन्होंने पास पहले से ले रखा है, वो उनके कोठी पे जाए बाराती तैयार हैं, दूल्हा पता ना हो, पर बारात के लिए बाराती सज गए हैं। जी बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे बड़े नाम है और इतना इंटरेस्टिंग इस बार का, देखिए केशव मौर्य एक बड़ा नाम है, डिप्टी सीएम थे, अब वो चुनाव हार गए हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का वर्ग, उनके बहुत सारे चाहने वाले इस कपड़ा पहन के तैयार हैं कि केशव जी फिर शपथ ग्रहण लेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। बहुत सारे स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो उनके भी समर्थक पूरे लखनऊ में पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ए.के. शर्मा पिछली बार कैबिनेट में नहीं आ पाए थे, इस बार तो उनका दावा पुख्ता है, नई सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी, तो पूरे पूर्वांचल के उस इलाके के उनके रिश्तेदार, दोस्त मित्र सारे लोग पहुंचे हुए। मैं तो सबका जान रहा हूं, सारे लोग मुझे भी फोन कर रहे हैं कि कुछ पता चला क्या, कुछ पता चला क्या। तो मैंने कहा कि जब इतने बड़े लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग तो अभी संभावित मंत्री के नाम चला रहे हैं। और ये पहले की पत्रकारिता और अब के बीजेपी की बीट कवरेज में बड़ा अंतर है। कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि कौन कौन लोग मंत्री परिषद में जा रहे हैं। तो एक बात और है, वो सरप्राइज एलिमेंट कहीं भी आ सकता है। भूपेंद्र पटेल के बारे में किसने सोचा था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे? आज वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए आने वाले हैं। पर राजीव देखिए, एक और बात है, जो आपने पूर्वांचल का जिक्र किया, आप तो चप्पे चप्पे घूमे, हजारों किलोमीटर, 50,000 से ऊपर किलोमीटर का सफर आपने तय किया, गली खड़ौंजे, गांव देहात, कस्बे, शहरों में सब जगह आप गए। अगर हम इलाकाई थोड़ा सा विश्लेषण करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमजोर नब्ज लग रही थी बीजेपी की, लेकिन वो मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन पूर्वांचल में 3 जिलों में, तो कुल मिलाकर 5 जिले ऐसे जहां बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई, 3 उनमें पूर्वांचल से आते हैं। तो ये समन्वय कैसे बनेगा? कमजोर कड़ी को और प्रतिनिधित्व देकर मजबूती जाहिर की जाएगी, या इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी बड़ा नंबर आने वाला है?
अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और बताता हूं संदीप, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत मौजूद सवाल है। पूर्वांचल की बात आपने की, पूर्वांचल के 5 जिलों गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अकबरपुर और बलिया, इन 5 जिलों में 3 बीजेपी के विधायक जीते हैं। 3, एक दयाशंकर सिंह जीते हैं बलिया सदर से, एक राग मोबिन चौधरी को हराया है केतकी सिंह ने, दोनों राजपूत हैं। दयाशंकर सिंह के समर्थक कह रहे हैं कपड़ा सिलवा लिए इसलिए कि वो तो संगठन में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत पुराने आदमी हैं और वो पहली बार टिकट पाए जीत गए और बलिया से जीते हैं तो उनका मंत्री बनना तय है। केतकी सिंह के समर्थक अलग पहुंचे हुए हैं बलिया से, वो ये कह रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल की अकेली महिला है इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। अब तीसरे विधायक जो है वो मऊ के मधुबन सीट से रामविलास चौहान हैं जो कि बिहार के गवर्नर फागू चौहान के बेटे हैं। उनके समर्थक इसलिए लखनऊ पहुंचे हैं कि 5 जिलों में एक ही बैकवर्ड है जो कि चुनाव जीता है इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। तो तर्क के हिसाब से पूर्वांचल के जो 3 जीते हैं वो तीनों मंत्री बनने का दावा पेश कर रहे हैं अपने अपने समीकरण के हिसाब से। मूल बात यह है कि, और इंटरेस्टिंग बात और संदीप, चूंकि आपने इलाकाई बात की, उस इलाके के जो एमएलसी हैं, आप देखिए बनारस के एमएलसी हैं वो राजपूत है, गाजीपुर इलाके के जो एमएलसी हैं वो भी राजपूत हैं, और मऊ इलाके के जो चुनाव हो रहा है आजमगढ़ मऊ का, वहां अरुण यादव और बीजेपी के ही एक एमएलसी के बेटे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और मिर्जापुर इलाके से अगर आप देखें तो निर्विरोध विनीत सिंह जीते हैं, वो भी राजपूत हैं। बलिया से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं एमएलसी वो भी राजपूत हैं, पप्पू सिंह। तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद के सारे सदस्य उस इलाके के राजपूत हैं और ये जो जीत के आए वो 2 राजपूत जीते हैं, एक बैकवर्ड जीता। तो कौन कौन मंत्री बनेगा वो पूरा इलाका ही। फिर दूसरी बात है AK शर्मा, अगर ऐसे आप देखें गिरिजन जनपद के हिसाब से तो वो मऊ से आते हैं, अगर उनको बड़ा पद दिया जाता है तो उस पूरे इलाके में किसी और को देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये इलाकाई हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समीकरण साधना एक बड़ी चुनौती के तौर पर दिखाई दे रहा है कि मंत्रिपरिषद में बड़ी दिलचस्प बात, बड़ी दिलचस्प आपने बात कही कि कमजोर कड़ी भी मजबूत साबित हो सकती है कि वहां पर कम लोग जीते तो वो दावेदारी ज्यादा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। सतीश महाना अभी कुछ बोल रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं पिछली योगी सरकार में, फिर से मंत्री बनेंगे क्या? सुनिए। प्रदेश में जो मेरे यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं इनमें भी उत्साह है और जो लखनऊ नहीं पहुंच पाया और प्रदेश के विभिन्न कोने के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब उत्साहित और जनता भी उत्साहित है। मंत्रिमंडल विस्तार में से क्या इस बार आपकी उम्मीद है? मंत्रिमंडल विस्तार में हमेशा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव होता है, केंद्रीय नेतृत्व का प्रोगेटिव होता है और निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का, मैं जन्म बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते से हम लोगों ने बचपन से ही सीखा कि जो जिम्मेवारी दी जाए उसको करना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा उनके प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी बने हुए हैं। और मनीष, बड़ी देर बाद मैं आपके पास आया हूं और मैं फिर से जो ये नारा यहाँ पर 3 जगह सामने आप देखेंगे, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, उसके नीचे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, उसके नीचे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और फिर एक और मंच जो मीडिया के लिए बनाया गया उसके नीचे भी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। तो ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प आप लोग ले रहे हैं, इस मंत्रिमंडल में छाप योगी की होगी या केंद्रीय नेतृत्व आला कमान की छाप ज्यादा दिखाई देने वाली है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।